देखिए, मैं लंबी वीडियो में कम ही विश्वास रखती हूँ। वैसे अपनी सबकी अपनी अपनी अलग राय हो सकती है, क्योंकि लंबी वीडियो मैं मानती हूँ कि बोरिंग हो जाती है। और मेरा ये चैनल डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो वर्किंग हैं, हाउस वाइफ हैं और जो स्टूडेंट पढ़ाई के साथ तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए लंबी वीडियो एक साथ देखना बहुत ही मुश्किल क्या नामुमकिन होता है। तो इसलिए मैं छोटी वीडियो में विश्वास करती हूँ। छोटा छोटा करके अगर हम याद करते हैं तो इजीली याद हो जाता है। और अगर हम मान लिया बहुत लंबी वीडियो है, 2 घंटे की, 3 घंटे की या 1 घंटे की भी है, या मान लिया 40-50 मिनट की भी है, तो उसको अगर हम बीच में छोड़ते हैं फिर दोबारा से अगर देखना चाहते हैं तो उसमें टाइम लगता है देखने में। स्किप करो, फिर पीछे जाओ, पता नहीं कहाँ पे थे। तो इसलिए मैं छोटी वीडियो में विश्वास करती हूँ। छोटी वीडियो हम आराम से देख सकते हैं और उसमें जो बताया गया है इजीली याद कर सकते हैं। और एक चीज़ और, मैं वही पढ़ाऊंगी और उसी तरह से पढ़ाऊंगी जो एग्जाम में आता है। और जिस तरह से एग्जाम में आता है, जितना एग्जाम में आता है उससे ज़्यादा या कम बिल्कुल नहीं, ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिमाग पे बोझ बढ़ेगा। तो उतना ही जितना हम पचा सकते हैं अगर उतना ही खाएं तो बहुत अच्छा है, पेट खराब नहीं होगा, मतलब दिमाग पे बर्डन नहीं पड़ेगा। हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और हम लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी शुरू कर रहे हैं। आज से एकदम जीरो से लेके शुरू करेंगे। तो लेकिन एग्ज़ाम डेट को लेकर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और यह ऐसा भी नहीं है कि होपलेस हो जाए कि एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम ज़रूर होगा। और एग्ज़ाम हो सकता है कि अगस्त सितंबर में हो। तो और अगस्त और सितंबर को हम डेडलाइन मान के ही एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और फिर उसके बाद अगर बाद में होता है 1-2 महीने, तो बस इतना टाइम रखिए कि आपका रिविज़न का टाइम हो, आप सब कुछ पढ़ लें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर को यूपी टीजीटी में। पीजीटी में भी आएगा, वैसे कोई भी एग्ज़ाम है ये हर एग्ज़ाम में काम आएगा। लेकिन एक तरह से स्मार्ट स्टडी हम करेंगे। स्मार्ट स्टडी ये होती है कि जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए और जितना पूछा जाए बस उतना ही पढ़ेंगे, उससे फालतू नहीं। वैसे सब लोग पढ़े होते हैं, इनको पता है कि अगर ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कभी ना कभी विलियम शेक्सपियर को पढ़ा होगा। लेकिन हम इस क्लास में बस उतना ही पढ़ेंगे और वही पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आएगा और जिस तरह से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम शुरू करते हैं। ये विलियम शेक्सपियर का एक तरह से जनरल इंट्रोडक्शन समझिए या बायोग्राफी और जनरल इंट्रो समझिए बस अभी। लेकिन इसमें बहुत कम, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत कम मटेरियल है, लेकिन इसमें से ही मैं आपको बता दूं कम से कम भी इसमें आपके 35 से 40 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे इतने में ही। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये विलियम शेक्सपियर इंग्लिश प्ले राइट, पोइट और एक्टर थे, ये सभी जानते हैं। लेकिन कभी कभी अगर हमने डीपली नहीं पढ़ा होता है तो जैसे क्वेश्चन आता है, हु इज द फेमस इंग्लिश प्ले राइट, पोइट एंड एक्टर। प्ले राइट और पोइट तो सब जानते हैं, लेकिन एक्टर को मिस कर जाते हैं, तो उसकी जगह किसी और का भी नाम आ सकता है। तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखें। बिल्कुल एकदम जनरल चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं टीजीटी में हमेशा ही। और हमेशा ही इसमें ट्रेंड फॉलो होता है। अभी तक तो इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर चेंज नहीं होता। वैसे चेंज मुझे नहीं लगता कि यूपी में कुछ चेंज होगा, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। फिर है इनका जो जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। एक क्वेश्चन है 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। ये सब आप लोग नोट कर लेना। इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं यूपी टीजीटी में। और जो अदर एग्जाम होते हैं ना यूपी में, अगर इंग्लिश को लेकर के कोई भी एग्जाम है इंग्लिश का, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सब मोस्ट इंपोर्टेंट हैं चीजें। फिर उसके बाद बर्थ प्लेस इनका है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, यूके, यूनाइटेड किंगडम में इनका बर्थ प्लेस आता है। और ये कहाँ पे है ये भी पूछा जाता है, यूके में। फिर उसके बाद इनकी एक चीज सेम है, इनकी बर्थ और डेथ जो डेट है वो दोनों सेम है, 23 अप्रैल। ईयर है ये 1616 में ईयर इनकी डेथ हुई थी। और ये भी सेम है, इनका जो डेथ प्लेस है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, यूके, एट द एज ऑफ 52। एक चीज और है, अगर आप इसका एक तरीका है याद करने का, अगर आप इनकी एक चीज भूल रहे हैं, इनका आप अगर या तो बर्थ डेट ऑफ बर्थ भूल गए हैं या फिर डेथ वाला ईयर भूल गए हैं, तो उनको इस तरह से काउंट कर लीजिएगा कि 52। अगर आपको याद है कि वो 52 की एज में इनकी डेथ हुई थी, तो आपको याद आ जाएगा। एक भी चीज अगर याद है इनमें से डेथ या फिर बर्थ,
तो वो आपको याद आ जाएगा, उसमें से कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 52 हमें करना है, तो उनकी बर्थ या डेथ जो भी डेट है वो आपको याद आ जाएगी। ये हो गया इस तरह से। फिर उसके बाद इसमें एक वर्ड यूज हुआ है एवन। ये एक रिवर थी उस टाइम पे, रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच स्ट्रेटफोर्ड वॉज सिचुएटेड, जहाँ पे स्ट्रेटफोर्ड था, ये बैंक थी, बैंक का किनारा था, मतलब सॉरी एक रिवर का बैंक या किनारा था, उसका नाम था एवन। लेकिन आजकल जो है वो यूके में एक कॉस्मेटिक्स कंपनी है, ये वैसे हमारे एग्जाम की चीज नहीं है इस तरह से, लेकिन लिखा आ सकता है कि ये एवन क्या था, एक कॉस्मेटिक कंपनी। मोस्टली जो है वो आजकल जो है कॉस्मेटिक कंपनी है, तो इसको नहीं लिखना है, हमें ये वाला आंसर लिखना है। फिर उसके बाद है, इनको बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। बार्ड का मतलब होता है पोइट। अगर कोई क्वेश्चन आता है, ये कितने क्वेश्चन इससे निकल रहे हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि बार्ड का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्ड, अ पोइट, अ प्ले राइट, अ कंपोजर, तो उसका मतलब होता है पोइट, कवि। इनको बार्ड ऑफ एवन कहा जाता था। ही वाज जनरली कॉल्ड बार्ड ऑफ एवन। तो बार्ड का मीनिंग क्या हो गया, पोइट। फिर उसके बाद हम आते हैं, इनके जो पेरेंट्स थे वो थे जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन। इनके दो पेरेंट्स थे, कभी इनके फादर का नेम आ जाता है अलग से और कभी मदर का नेम, तो दो क्वेश्चन इन्हीं में से बन गए हैं, जॉन शेक्सपियर और मैरी अर्डन। और इनका बैप्टाइज ये हुए थे ऑन 26 अप्रैल 1564 को, मीन्स इनके बर्थ के 3rd डे पे। बैप्टाइज का मतलब होता है कि इनका नामकरण, जैसे हमारे यहाँ पे नामकरण होता है, इस तरह से इनका नामकरण बर्थ के 3रे दिन हुआ था। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन गए हैं। अब इनकी एरा या एज क्या थी, मतलब किस युग के थे ये थे एलिजाबेथन एज या फिर जैकोबिन एज के थे। ये जैकोबिन थोड़ा सा अभी टिपिकल हो जाएगा समझने में, आगे समझाऊंगी। वैसे ये हेनरी इनको 6th भी कहा जाता है। जैकोबिन थे जेम्स 6 स्कॉटलैंड में इनको कहते थे, और जेम्स 1 के नाम से इन्होंने इंग्लैंड में क्राउन धारण किया था 1603 में। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, बाद में इसको समझाऊंगी मैं जैकोबिन कौन थे। और मूवमेंट था इंग्लिश रेनेसेंस। देखिए अगर कोई हम किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कुछ लोग जो है, क्योंकि हम इंडियन इंग्लिश बोलते हैं, तो कुछ लोग तो कुछ अलग प्रोनाउंसिएट करते हैं, कुछ लोग अलग करते हैं, तो वो कोई मैटर नहीं होता है कि कोई क्या बोल रहा है, लेकिन हाँ सही से वैसे सही बोलना चाहिए। मूवमेंट पता चलेगा इंग्लिश रेनेसेंस, ठीक है, इंग्लिश पुनर्जागरण, ये है इंग्लिश पुनर्जागरण। और इनकी वाइफ का नाम था एन, कोई एन बोलते हैं, कुछ लोग एन ए बोलते हैं, एन ए हैथवे। मैरी इन 1582 में इनकी शादी हुई थी। इनकी एज थी 18 ईयर्स एंड इनकी वाइफ की थी 26 ईयर्स। तो ये अपनी वाइफ से 8 ईयर छोटे थे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सभी कि वो अपनी वाइफ से कितने ईयर छोटे थे। वैसे इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यूपी टीजीटी में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कितनी एज थी इनकी वाइफ की कितनी एज थी, ये वाइफ से कितने छोटे थे, कौन से ईयर में शादी हुई, सब क्वेश्चंस आते हैं। ये एक लाइन से इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं। इनकी वाइफ कौन थी, शादी का, देखिए वाइफ कौन थी, शादी कब हुई, कितनी एज में हुई, वाइफ की एज क्या थी, और इनकी जो दोनों में डिफरेंस था एज में कितना था। कितने क्वेश्चंस बन गए, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस इसी लाइन से बन गए। अब इनके जो बच्चे थे वो सुजाना हॉल बड़ी बेटी थी, और हेमलेट शेक्सपियर और जूडिथ क्वीनी ये इनके जुड़वा बच्चे थे ये। लेकिन इनके बेटे की डेथ हो गई थी 11 ईयर्स की एज में, और इसी से शायद इसी से इंस्पायर होके उन्होंने हेमलेट अपना जो ट्रेजेडी थी वो लिखी थी। आगे हम इसका जिक्र करेंगे। अब ये जनरल इंट्रो आप इनके वर्क्स का ले लीजिए। हमने बायोग्राफी को एक तरह से देख ली है पूरी। इनका एक जनरल इंट्रो है,
ये रहे 1585 टू 1613 में मतलब एक्टिव रहे। इनके जो काम सारे हुए हैं जो इन्होंने किए थे, पब्लिश तो इनकी डेथ के बाद हुए, लेकिन जो इन्होंने लिखे और एक्टिंग की थी वो थे 1585 टू 1613 से। लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में पूरे 37 प्लेज लिखे। उनमें कॉमेडीज थी, ट्रेजेडीज थी, हिस्ट्री प्लेज थे, रोमन प्लेज थे और रोमांसेस थे इनमें सारों में। और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स थी, 2 नैरेटिव पोएम्स थी इनकी पोएम्स, और 154 सोनेट्स थी। 154, अगर ये दिखाई नहीं दे रहा तो 154 सोनेट्स थी। ये शॉर्ट पोएम्स होती हैं 14 लाइन्स की, और 14 लाइन्स जो सोनेट्स होती हैं। तो इन्होंने 154 लिखी थी। ये सभी क्वेश्चंस आते हैं कि इन्होंने कितने प्लेज लिखे थे, उनमें क्या क्या था, कॉमेडीज थी, ट्रेजेडीज थी, हिस्ट्री प्लेज, रोमन प्लेज और रोमांसेस थे, एंड 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स थी, और 154 सोनेट्स थी। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि इसमें आप लोगों को और मतलब किस तरह से पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड करना चाहते हैं और इसमें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।